हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जगह पे बैठा था, अब मोशन करेगा। आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत पूछा जाता है कि भाई हमारा सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रखना है। स्क्रीनशॉट लो, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुई ना सर। बाहर से आप देख रहे हो पूरा सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे। 1-2 मीटर गाड़ी भी तो पीछे आ गई होगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेंटर ऑफ मास, और उसका ये 3rd वीडियो है। लास्ट 2 वीडियोज के अंदर हमने समझ लिया है कि हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करें। और लास्ट वीडियो के अंदर तो हमने देखा था कि जो ट्रंक्टेड बॉडीज हैं, ट्रंक्टेड ऑब्जेक्ट हैं, एक सर्कल है, उसका एक छोटा टुकड़ा आपने निकाल लिया, उसका आप सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सेंटर ऑफ मास इस वर्ड के साथ आप बहुत फैमिलियर हैं। मैं आपको थोड़ा सा और फैमिलियर करवा देता हूं इसके साथ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाई जैसे हमारे पास कोई एक रोड है, उस एक रोड के एक साइड आपने 5 kg को हैंग किया, दूसरे साइड भी 5 kg को हैंग किया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। बिल्कुल सेंटर में, जहां पे वो बैलेंस हो जाए, वही उसका सेंटर ऑफ मास है। आपने एक साइड वजन बढ़ा दिया, एक साइड कम कर दिया, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास, और उसकी हम बात कर रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक जब आप पढ़ रहे थे ना, तो सेंटर ऑफ मास आपका एक जगह पे बैठा था, अब मोशन करेगा। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कितना उसने मोमेंट किया। यानी एक ऑब्जेक्ट को अगर आपने खिसका, एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा मोमेंट करवाया तो दूसरे ऑब्जेक्ट ने भी मोमेंट किया, या दूसरे को कितना मोमेंट कराएं कि सेंटर ऑफ मास वहीं रह जाए। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करेंगे आज के वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलने वाले हैं। पर ये सेंटर ऑफ मास मूवमेंट करेगा कैसे, सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट कैसे होगी, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, और हमने क्या किया, हमारे पास चलो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। हमारे पास ये कोई पहला ऑब्जेक्ट है जिसका मास है वो m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है वो m2। ओके, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, अगर आपको याद होगा, पोजीशन के लिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। पोजीशन को हमने r से लिखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था सेंटर ऑफ मास, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमने कहा था कि ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2, और फिर प्लस हमने डॉट 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 प्लस mn और rn, और अपॉन हमने कर दिया था m1 प्लस m2 और प्लस डॉट 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 mn प्लस mn, ये हमने कर दिया था। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये कब था, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कब था। और जब x एक्सिस पे आप फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या कर देते थे, x सेंटर ऑफ मास, x1 x2 x3। जब y पे निकालते थे तो आप क्या कर देते थे, y सेंटर ऑफ मास, y1 y2 y3। ये चीज़ों में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब हमें क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास को मूवमेंट करवाना है, सेंटर ऑफ मास को मूव करवाना है। समझ पा रहे, एक सिस्टम है आपके पास, उस पूरे सिस्टम का जो भी सेंटर ऑफ मास है, आप उस पूरे सिस्टम को मूव करवा रहे हैं। तो क्या होगा, देखो ये है मास आपके पास m1, ये है मास m2, और आपको अगर ये पूछता है कि भाई आप बता दो कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए इन दोनों मासेज की कुछ वेलोसिटी भी दे देता हूं आपको। ये m1 है, मान लो m1 है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आपसे पूछता है कि इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास, एक्सेलरेशन पूछेगा आपसे, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। तो आपको क्या करना होगा, देखो ये सिंपल किसके लिए था, पोजीशन के लिए। जब आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना था तो ये फॉर्मूला सफिशिएंट था, आपको दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन अब इससे काम चलेगा नहीं, पोजीशन के अलावा अब आपको क्या, पहला पोजीशन था, ठीक है, अब आपको निकालना पड़ जाए अगर वेलोसिटी, क्या निकालना पड़े, वेलोसिटी ऑफ
सेंटर ऑफ मास, आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े। तो इस फॉर्मूला से बात नहीं बनेगी, तो फिर क्या करें? तो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी यार क्या होता है कि जब पोजीशन में जितना चेंजमेंट आए, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी आर सेंटर ऑफ मास अपॉन क्या करेंगे, डी टी टाइम के साथ इसकी पोजीशन में कितना चेंजमेंट आया। ऐसे ही इनको करेंगे हम, क्या आ जाएगा, डी पहले m1 मास के चेंजमेंट आएगा dr1, फिर m2 मास के लिए भी चेंजमेंट आएगा m2 dr2। ये चेंज है ना, चेंज कितना आया पोजीशन में, फिर प्लस डॉट 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 प्लस mn और drn और अपॉन में क्या हो जाएगा, मास तो ऐसे का ऐसा रहेगा, तो m1 m2 प्लस mn m3 हो जाएगा, और जो हो जाएगा कि जितने भी मास आपको दिए हुए होंगे उस सिस्टम के अंदर। तो इसके लिए क्या होगा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेलोसिटी के बराबर होता है। तो क्या ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला नहीं हो गया, ये हो गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हाँ, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 और प्लस डॉट 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 प्लस mn vn और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस m2 और प्लस डॉट 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 प्लस mn। इस फॉर्मूला का यूज करके हम निकाल लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, इससे फाइंड आउट होगा ये। भाई आप पहले जब कर रहे थे ना, तो आप क्या कर रहे थे, आपका ऑब्जेक्ट आराम से शांत बैठा था, अब उसका आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। अब क्या कर रहा है, मैं तो ये दोनों मास को एक से नहीं रखूंगा, दोनों मास को मूव करवाऊंगा। अब बताओ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो ये फॉर्मूला चाहिएगा आपको, और आपको बोलते एक्सेलरेशन, आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल के बताओ, तब आप क्या करोगे। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना, तो वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। ये तो आप जानते ही हो, पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आ जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। जैसे कि ये आया, इसी तरह से ये फॉर्मूला आपके पास अब आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 और प्लस डॉट 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 प्लस mn और an और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 और जितने भी मास होंगे प्लस mn। ये फॉर्मूला आपके पास एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है वेलोसिटी, और तीसरा फॉर्मूला किसके लिए आ चुका है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़े तो उसके लिए तीसरा फॉर्मूला आ गया, इनका यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। देखो इसको रफ करता हूं मैं एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इन फॉर्मूलाज का। फॉर्मूला वही है, ड्राइव हमने बस इससे कर लिया है, फॉर्मूला तो वही है ना आपका, फॉर्मूला तो वो एक ही है जो अभी थोड़ी देर पहले था हमारे पास। ड्राइव हमने किया है बस उसी फॉर्मूला से, बस डिफरेंशिएट करके। तो ये दोनों मास हैं, मोमेंट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, अगर हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या करना है, m1 v1, अभी क्या निकाला था हमने, m1 v1 प्लस m2 v2, दो ही मास है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m2, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हो अगर यहाँ रियल वैल्यूज रख दूँ, मान लो मास आपको दे दिया जाए 5 kg और वेलोसिटी मान लो दे दी गई है v1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, और जो दूसरा मास है वो मान लो आपका 1 kg है और उसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपको वेलोसिटी को नेगेटिव नहीं लेना है। अगर एक वेलोसिटी इधर हो जाए, चलो इसकी वेलोसिटी इधर मानते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या करूं, अभी फॉर्मूले में पुट करूंगा वैल्यूज,
तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 मास कितना है बताओ, m1 है मेरा 5 kg, इनटू में वेलोसिटी कितनी है 10। अब क्या करूँगा प्लस m2 कितना है मेरा 1 kg और इनटू में वेलोसिटी -5, क्योंकि डायरेक्शन एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे अपने आप नेगेटिव हो ही जाएगी ना, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। इसको सोल्व करते हैं 10, ये आ जाएगा 10 इंटू 5 50 और माइनस आ जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय 6। इसको सोल्व करोगे कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर, ये है आपका आंसर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। लास्ट वीडियोज में जब हमने सोचा था ना कि भाई पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप सोच रहे थे यार ये क्या, ये तो बहुत आसान है सर, अभी कर देंगे, ऐसे सोल्व कर देंगे हम। लेकिन ये भी ऐसे सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या कर रहे हैं, आप सेंटर ऑफ मास को उठा के हम दूसरी जगह, जो हमारा सिस्टम था ना 2 ऑब्जेक्ट का 3 ऑब्जेक्ट का जो हमारा सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम को मूवमेंट करवा रहे हैं। अब आगे मैं बात करूंगा क्या वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, एफ नेट 0 कब होगा, सारी बातें करूंगा, बस आप देखते जाइए। स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और क्वेश्चन देखना ध्यान से, आपको क्या बोलेगा कि मास दिया हुआ है, एक मास है m1। पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं फिर क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखो क्या कह रहा है, एक मास दिया हुआ है m1 और एक मास आपको दिया हुआ है m2। आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों मासेज को आप मूव करवा रहे हैं, m1 को भी आपने मूव करवाया है, m1 को आपने मूव करवाया है, चलो m2 आपका रखा हुआ है। तब आपसे पूछेगा कि m2 को कितना मूव करवाएं कि इनका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहे, सेंटर ऑफ मास है वो मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो अब क्या करें भाई, इनका सेंटर ऑफ मास है वो कैसा होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनका सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो, सेंटर ऑफ मास मूवमेंट करना ही नहीं चाहिए। तो इसको कितना मूव करवाएं इस बात के लिए, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को, ये दोनों ऑब्जेक्ट का सिस्टम है ना, इस सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 एक का मास m2 है। आपने m1 को मूव करवा दिया, आपने m1 को मान लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस आपने मूव करवाया, ठीक है, मान लो कि आपने 5 मीटर मूव करवा दिया। m2 को कितना मूव करवाएं कि सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं पे रहे। इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, हमारा पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या कहता है आपसे, m1 r1 प्लस m2 r2, यही होता, और अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन आपने तो मामला गड़बड़ कर दिया, आपने तो ऑब्जेक्ट को एक जगह छोड़ा ही नहीं ना, मोशन करवा दिया आपने। तो जब ये मोशन हो जाएगी ऐसे सिचुएशन के अंदर, अब क्या होगा, आपको क्या करना होगा, dr सेंटर ऑफ मास अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आपको देखना होगा। तो आप क्या चाहते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास m1, ऐसे यहाँ से हो जाएगा m1 dr1 प्लस m2 और dr2। रेट ऑफ चेंज ऑफ dt की ज़रूरत नहीं है, देखो dr सेंटर ऑफ मास, ये तो पोजीशन है और ये चेंज इन पोजीशन है, dr सेंटर ऑफ मास, dr सेंटर ऑफ मास, m dr1 प्लस m2 dr2 और अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2। अब ऐसे ये इस फॉर्मूला से कैसे फाइंड आउट करें, आप चाहते हैं कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो स्टेशनरी रहे, जहां पहले था वहीं रहे। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 0 होनी पड़ेगी इस काम के लिए। आप ये कह रहे हैं कि DRCOM यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो, आप ये कहना चाहते हैं। इसके लिए आप इस m2 को कितना मूवमेंट करवाएंगे, तो इससे इस फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट करें इसके लिए। तो देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो रख दो। आप ये चाहते हैं इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इक्वल्स टू m dr1, m मास m1 दिया हुआ है, dr1 चेंज इन पोजीशन 5 मीटर दिया है ना आपने, ठीक है, प्लस m2 मास m2 ही दिया गया है, dr2 पोजीशन में चेंजमेंट कितना है, कितना करवाना है, निकालना है हमें, नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा -x।
आप बोलोगे -x क्यों लिया सर? अरे इसको इधर खिसकाओगे तो इसको इधर ही खिसकाना पड़ेगा ना, सेंटर ऑफ मास को अगर उसी जगह पे रखना है। अगर इनका सेंटर ऑफ मास मान लो बीच में था तो इसको इधर खिसकाया तो इसको भी थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा ना, तभी तो आपका ये रह पाएगा इक्वल। और अपोन में क्या कर दो m1 + m2। अब m1 + m2 तो उधर जाके 0 हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करो आगे, क्या हो जाएगा देखो 5m1 यहाँ से आ जाएगा 5m1 प्लस यहाँ से आ जाएगा -xm2 और इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। तो इसके लिए क्या करें, यहाँ x की वैल्यू चाहिए आपको तो कि दूसरे को कितना मूव करवाएं, तो आप करोगे x इक्वल्स टू ये 5m1 उधर जाएगा तो 5m1 और अपोन में आप क्या कर दोगे m2। ये आपका आंसर होगा। दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या निकला यहाँ से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद तो आपको फॉर्मूला रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन आपको कभी बोल दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत पूछा जाता है कि भाई हमारा सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रखना है, हम चाहते हैं स्टेशनरी रहे, लेकिन तुम ये बताओ कि अब दूसरे को मूव कितना करवाएं। एक को अगर अपन ने मूव करवा दिया, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की मोशन करवा रहे हो आप, तो क्या करें अब। तो फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, इसको आपने 0 कर दिया तो फॉर्मूला तो साफ है, ये इधर मल्टीप्लाई होके। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब क्वेश्चन का लेना देना नहीं है। अब बस ये मान रहा हूँ, मान लो इसको जितना भी आपने डिस्टेंस मूव करवाया था, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये होगा, देखो फॉर्मूला ये बन गया हमारे पास। ये तो इधर आके 0 हो गया क्योंकि ये 0 है आपका, तो ये हो गया m1 और dr1 प्लस m2 और dr2 इक्वल्स टू 0। ये है आपका फॉर्मूला एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बन गया है यहाँ से आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर आपको ये नहीं बोलता कि ये स्टेशनरी है, अगर आपको ये नहीं बोलता, फॉर्मूला तो वैसे यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं कहता ना कि आपको इसको स्टेशनरी रखना है, मतलब क्या, आपका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी नहीं रखना, वो कहता कि भाई इतना मूव करवा दो कि स्टेशनरी ना रहे, वैसा क्वेश्चन करेंगे अब हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस 10 kg शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट 5 सेंटीमीटर। सिचुएशन को ड्रा करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, डायग्राम की जरूरत है। देखो यहाँ पे आपके पास कोई भी एक मास है, वो है मान लो 20 kg, 20 kg का मास है। यहाँ पे आपके पास कोई भी एक मास है 10 kg, 10 kg का मास है। इनका सेंटर ऑफ मास कहीं भी रहा होगा, ये दोनों मास को मिलाकर के एक सिस्टम है। इनका कोई भी सेंटर ऑफ मास होगा, कहाँ होगा भाई, ज़्यादा मास वाले की तरफ होगा। ये अगर इनकी लाइन ज्वाइनिंग है तो यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये बात तो हम जानते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा ना, कहीं बीच में तो होगा नहीं, दोनों मास बराबर होते तो बीच में होता, लेकिन ये भारी वाले मास की तरफ होगा। और ये बात अगर समझना चाहते हो तो हमारे सेंटर ऑफ मास के पहले वीडियो पे चले जाओ, ये 3rd वीडियो चल रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो ये तो यहाँ होगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ ना रहे इस बार, तो आपने इसको मूव किया, इस 20 kg को आपने मूव कर दिया है। मान लो आपने इस 20 kg को मूव कर दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपने इसको मूव कर दिया। आपने 20 kg वाले को 10 सेंटीमीटर मूव किया इस साइड में, इधर। अब आप चाहते हैं कि 10 kg को कितना मूव करें, हाउ मच डिस्टेंस 10 kg शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट 5 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर ऑफ मास है ना वो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए, आप ये चाहते हैं, तो इसको कितना हम मूव करें। तो अभी जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसका यूज करना पड़ेगा। अब काम देखिए कैसे काम चलेगा, अब शॉर्ट ट्रिक्स आपकी फेल हो जाएंगी, अब वो फॉर्मूला ही काम आएगा। क्या करना है आपको, अभी फॉर्मूला बताया था dr सेंटर ऑफ मास, यानी चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या फाइंड आउट किया था, m1 एंड चेंज इन डिस्टेंस ऑफ मास फर्स्ट, यानी मास फर्स्ट में की पोजीशन में कितना चेंज किया है dr1 प्लस 2 मास है ना आपके पास, तो m2 और dr2 और अपोन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या हो गया था, यहाँ पे आप ये कह रहे थे कि आपका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होना चाहिए। आप ये कह रहे थे कि भाई हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, उसको तुम टच मत करना, उसको छेड़ देना, उसको ऐसे कैसे छोड़ देना।
मतलब वो स्टेशनरी रहना। अब इस बार नहीं कह रहा क्वेश्चन में, इस बार कह रहा है 10 kg शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट 5 सेंटीमीटर। तो इसको इतना शिफ्ट कर दो 10 kg को कि सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी नहीं रहना चाहिए, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करना है तो यहाँ 5 रखेंगे भाई। ये क्या है, द पोजिशन ऑफ चेंजमेंट इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमने रखा 5 इक्वल्स टू मास, पहला मास कितना है 20 इनटू चेंज इन पोजीशन कितना करवाया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस दूसरा मास कितना है 10 kg, चेंज कितना करवाएंगे नहीं पता, पर माइनस एक्स आएगा, उसको एक्स मान रहे हैं पर माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स क्यों आएगा सर? अरे माइनस एक्स लेना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे पास कोई रास्ता है ही नहीं ना, क्योंकि किधर भी तुम शिफ्ट करवाओगे भाई। अगर इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको इधर लेके आओगे। चलो एक्स ले लो, बात खत्म करो, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, अभी बात समझ में आ जाएगी तुम्हें। तो ये तो मास हो गया, और ये चेंज कितना करवाया एक्स, वही तो निकालना है आपको, ताकि ये 5 रहे, ये 5 बना रहे। तो 50 प्लस ये 20 प्लस 10, ये हो गया 20 प्लस 10, ठीक है। सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 10 30, 30 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 150 इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 20 इंटू यानी 200 प्लस 10x, 200 प्लस 10x ये आ गया, यही तो आया है आपके पास, ठीक है। आप इसको 200 को इधर ले आओगे तो 10x को इधर ले आओ, 150 को उधर ले जाओ, बात बराबर हो जाएगी। या फिर 200 को इधर उठा के ले आओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 50। ये देखो क्या आ गया, देखो -50, -50 आ जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल्स टू तो -50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अरे 200 इधर लाओगे 50 बचेगा माइनस का, और 10 को नीचे उठा के ले आना उसके, फिर तो -50 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा -5 सेंटीमीटर, -5 से। मैंने माइनस नहीं लगाया था x के, आप सोच रहे थे सर बार बार माइनस लगा देते हुए क्या चक्कर है, नहीं लगाया हमने, लेकिन फिर भी आंसर तो उसी हिसाब से आया ना आपका। आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। ये माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, अगर आपने इसको 10 सेंटीमीटर उधर खिसकाया है तो इसको 5 सेंटीमीटर पीछे खिसका दो, इसको आपको 5 सेंटीमीटर पीछे खिसकाना होगा, तब आप इसका सेंटर ऑफ मास कितना खिसक जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका सेंटर ऑफ मास 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे। तो आप ये कहते हैं कि भाई सेंटर ऑफ मास यहीं के यहीं रहना चाहिए, ये तो हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो आप क्या करते, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ 0 रखते आप और फिर आप सोल्व करते, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो आप चाहते हैं 0 हो तो यहाँ 0 कर दो, आप चाहते हैं 5 सेंटीमीटर खिसक जाए वो यहाँ रख दो, समझ गए ना। इसको आपने खिसकाया तो बोले इसको कितना खिसकाएं, तो निकाल लिया हमने x, दिस इज आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट लो। तो एक और क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, इन्हें ग्रेविटी फ्री स्पेस आयरन ब्लॉक, कहाँ है आयरन ब्लॉक सर, है ही नहीं। ये देखो ये है आपकी कोई भी एक सरफेस और इस पे रखा है ये एक आयरन ब्लॉक, ये एक आयरन का ब्लॉक रखा है, ठीक है। इज हीटेड, इसको हीट कर रहे हो तुम, बड़ा गर्म कर रहे हो इसको। इसका डायमेंशन ले लेते हैं, h हाइट है मान लो, h हाइट है और इधर इसकी विड्थ भी h ही है मान लो, ठीक। ये डायमेंशन है इसका h इंटू एच। इज हीटेड, इसको गर्म किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको गर्म किया। टू मेल्ट, पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए। फाइंड बाई वॉट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, तो आप ये बता दो कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितना होगा। यानी आपसे पूछ रहा है DRCOM इक्वल्स टू, ये पूछ रहा है आपसे कि बताओ कि जो चेंजमेंट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे, बताओ फटाफट कितना होगा। अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है ना तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे पहले। इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी तो है ही नहीं, अगर ये आयरन ब्लॉक मेल्ट भी हो गया, अगर ये आयरन ब्लॉक मेल्ट हो भी गया तब भी क्या, ये यहीं के यहीं रखा रहेगा, यहीं के यहीं तो रखा रहेगा, कोई चेंजमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी होती तो इसको नीचे खींचती, मेल्ट होता है पर ये मेल्ट हो गया, पर यहीं के ग्रेविटी है ही नहीं ना, जहाँ है वहीं रहेगा, सॉलिड हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आएगा,
कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नो चेंज। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 3 फॉर्मूला देखे आपने। देखो सबसे पहला आपने ये देखा क्या, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया आपका m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर और प्लस डॉट 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 प्लस mn और rn वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। और अपोन में क्या हो गया, अपोन में हो गया मास आपके m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, पहला फॉर्मूला। इनको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। दूसरा देखो, दूसरा फॉर्मूला आपने कहा कि पोजीशन को चेंज करेंगे, dr वेक्टर com और अपोन में आपने लिखा dt। आपने इसको चेंज किया टाइम के साथ तो वेलोसिटी बन गया। फिर ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या बना था, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर और प्लस जितने भी होंगे mn vn वेक्टर और अपोन में क्या करोगे, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। तीसरा फॉर्मूला बन गया आपका एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर दिया, बोले कि हम तो एक्सेलरेशन को भी चेंज करेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू क्या आया, m1 a1, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यार m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर और प्लस डॉट 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 प्लस mn an वेक्टर। ठीक है, अपोन में क्या कर देंगे, m1 प्लस m2 प्लस mn। ये तीसरा फॉर्मूला आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। पहला आपने बोला पोजीशन चेंज होगी, बोले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, तो बताओ क्या करें, चेंज के लिए ये नहीं है, वैसे ये पोजीशन के लिए है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। दूसरा बोले कि अगर पोजीशन में चेंज कर दें तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, बोले वेलोसिटी होता है सर, ये आ गया। फिर बोले वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बोले क्या होगा, बोले एक्सेलरेशन होगा, ये लो सर। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो ये फॉर्मूला, आपको अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो दूसरा फॉर्मूला, आपको अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो ये तीसरा फॉर्मूला। लेकिन जिस सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो वो आखिर है कौन? बात ये है सर कि आपके पास कोई भी ये ब्लॉक है, कोई भी एक ब्लॉक है और ये है आपका सिस्टम। ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं आपसे। ये है सिस्टम हमारा और हम कहते हैं कि इसमें ऐसे छोटे छोटे करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। सिस्टम का मतलब तो समझते होंगे ना आप, सिस्टम। जब मैं इसको सिस्टम कह रहा हूं इसका मतलब 2, 3, 4, 5, 10, 1000 कितने भी ऑब्जेक्ट इसमें रखे हो सकते हैं। ये मेरा मार्कर एक सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ भी हो सकता है, इसके सेंटर में है ऐसा मान लो। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे ये सिस्टम है और इसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, वो पार्टिकल्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स की कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, उन ऑब्जेक्ट्स का के ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा हो सकता है। देखना अभी क्या करता हूं, इस मास को इधर मल्टीप्लाई करता हूं। आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ के आओ, जाओ जल्दी। देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस मास को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये पूरा मास, ये टोटल मास है ना, तो मैं इसको क्या मान लूं, एम सिस्टम, मास फॉर सिस्टम मान लूं इसको पूरे को, मास फॉर सिस्टम। तो इसको मैंने कैपिटल एम मान लिया, कैपिटल एम, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का मास मान लिया मैंने इसको कैपिटल एम, और ये मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन मास कैपिटल एम और ए वेक्टर सेंटर ऑफ मास, ये हमने इसको लिख दिया। अब इसके इक्वल्स टू क्या लिखेंगे जो बच गया, ये देखो एम में,
तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर और प्लस डॉट 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 प्लस mn an वेक्टर। अरे यही तो लिखोगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ निकल के आएगी यहाँ से, देखते रह जाओगे। एम ए एफ इक्वल्स टू एम ए। तो अगर मुझे फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो कि भाई मेरे सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स लगा, तो मैं कैसे निकालूं? यही तो होगा एम ए। मास तो पूरा सिस्टम हो गया और ये पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एफ नेट फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, पूरे सिस्टम की बात हो रही है, पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स है, इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। ये आई है जबरदस्त सी चीज निकल के यहां से, कमाल हो गया ना। अरे F इक्वल्स टू एम में पढ़ा था ना हमने, न्यूटन सेकेंड लॉ में, लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, इतनी तो उम्मीद है मुझे आप लोगों से। ओके, तो ये निकल के आया है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। यानी एक सिस्टम पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको जोड़ दो। ये सिस्टम में सारे पार्टिकल्स मान लो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि एक रूम है, मेरे पास एक रूम है और उस रूम में 20 ऑब्जेक्ट और 20 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तुम पूरे सेंटर ऑफ मास का फोर्स निकालो, नेट फोर्स। तुम क्या करोगे? सारे फोर्सेज को जोड़ दोगे तो तुम बोलोगे सर ये है इस सिस्टम का नेट फोर्स। और क्या हो अगर मैं नेट फोर्स को 0 बोल दूं? अगर मैं कह दूं कि नेट फोर्स 0 है, क्या हो अगर मैं कह दूं कि नेट फोर्स 0 है? एफ नेट का मतलब यही तो हुआ। अरे एफ नेट का मतलब मास इंटू एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं कह दूं एफ नेट 0 है, सपोज दैट अगर यहां से मैं कहता हूं कि जो एफ नेट है ना वो है 0, ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटी बात बिल्कुल मत समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा एफ नेट इक्वल्स टू 0, इस बात का मतलब समझ रहे हो आप? अगर एफ नेट 0 है, इस बात का मुझे तो एक ही मतलब समझ में आता है कि जो मेरा पूरा सिस्टम है उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी 0 है। 0 है क्या? वेलोसिटी 0 है? ना 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 ना। अगर वेलोसिटी पहले से मान लो कांस्टेंट है, पहले से कोई ऑब्जेक्ट चलने लग रहा है, मान लो ये मेरी कार है, ये मार्कर नहीं है, थोड़ी देर के लिए कार है, मैं इस पर कहता हूँ एक्सटर्नल फोर्स 0, चलो ठीक है मान लिया। अगर ये रेस्ट में था तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो बोलेंगे सर हाँ आप ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब अगर इस पर नेट फोर्स 0 है, अगर बाहर से कोई फोर्स, इसके अंदर जो भी पार्टिकल है फोर्स लगा रहे होंगे, बोले सर अंदर पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स 0 कैसे हो गया? अरे ऐसे F1 F2 F3, एक पार्टिकल ने फोर्स लगाया F1, दूसरे ने लगाया F2, आपको डायरेक्शन थोड़ी पता है, इसके अंदर 100 पार्टिकल हैं और F1 से लेकर के F100 तक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो एक किसी डायरेक्शन में लगा रहा है, दूसरा किसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तीसरा किसी डायरेक्शन में। हो सकता है ये पार्टिकल इधर फोर्स लगा रहा हो सकता है ये वाला पार्टिकल इधर लगा रहा हो सकता है ये वाला पार्टिकल, इन सभी ने मिला जुला के इनका जो रिजल्टेंट फोर्स निकला वो मैंने बोला 0, एफ नेट 0। अगर ये एफ नेट 0 हो गया ना तो इसका मतलब क्या है? मैं कहता हूँ ये मेरी कार है, इस पर नेट फोर्स 0 है। बोले सर ये रुकी हुई थी क्या पहले? बोले रुकी हुई थी। अगर इनिशियली रेस्ट पे थी, ये रुकी हुई थी सर, हाँ, तो इसका मतलब तो सर इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या सर वेलोसिटी भी 0 है? इसमें कोई फोर्स ना 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 सर, अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, 0 नहीं है। इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट। ये बहुत गहरी बात है सर, इसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गई ना, जो यहां पे लिख रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गई ना, जो दोनों मैंने लिखी हैं, समझ लेना आप धन्य हो गए सर आप, अगर ये दो बात आपको समझ आ गई है तो। देखो एफ नेट इस पे 0 है तो ठीक बात है, अगर मैं इस पे और फोर्स नहीं लगा रहा तो इसका एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता, इसका एक्सेलरेशन 0 है सर। अगर इस पे नेट फोर्स 0 है, इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका नेट फोर्स 0 हो तो मैं ये कह सकता हूं सर कि इसका एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 0। इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है सर, ये बात बिल्कुल ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि मैं कहता हूं अगर इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, नेट फोर्स 0 है, अगर बाहर से मैं इस गाड़ी को धक्का मारूंगा तभी तो इसका मोमेंट होगा, तभी तो इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका एक्सेलरेशन तो 0 है सर। यहां से देख लो ना, अब F इक्वल्स टू M में होता है, अगर F 0 हो गया तो A तो अपने आप 0, मास तो 0 होने से रहा, मास तो 0 होगा ही नहीं ना। लेकिन 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 ध्यान से सुनना आप बात को, क्या इसकी वेलोसिटी 0 है? क्या इसकी वेलोसिटी 0 है? सर फोर्स 0 है आप कह रहे हो, हाँ मैं कह रहा हूं फोर्स 0 है। लेकिन अगर ये पहले से चल रहा था, पहले से 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अब मैंने इस पे नेट फोर्स 0 कर रखा है, चल रहा था और अब भी नेट फोर्स 0 है, तो मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर तुम इस पे और फोर्स लगाओगे ना तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर इसकी फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, जिसमें चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स लगाओगे ना तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ी, अरे ऐसे चला, मैंने और फोर्स लगाया, ये लो वेलोसिटी बढ़ी, मतलब एक्सेलरेशन है। लेकिन मैं तो कहता हूं सर फोर्स लगाया ही नहीं है, नेट फोर्स 0 है, तो ठीक है सर एक्सेलरेशन 0 है, पर क्या वेलोसिटी 0 है ना? अगर ये पहले 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो अब भी 5 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, वेलोसिटी है कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है सर? 0 नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दे, पहले बोल दे कि ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट पहले क्या है? रेस्ट में है, और इस पे एफ नेट भी 0 है, आपको ये भी दे दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था सर, रेस्ट में, अच्छा रेस्ट में था, बैठा था, आराम से बैठा था, मेरी गाड़ी आराम से बैठी थी, ठीक है सर। फिर बोलता है क्या? बोले एफ नेट भी 0 है। जब गाड़ी रेस्ट में थी, इस पे फोर्स लगाया ही नहीं, तो ये चलेगी कैसे? अब वेलोसिटी 0 है सर, अब वेलोसिटी 0 है। दोनों बातों का एक ही तो मतलब हुआ ना? ना, दोनों बातों का एक मतलब नहीं है। एक में मैंने क्या कहा? इनिशियली एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, मैंने इस पे फोर्स लगाया नहीं लगाया, एफ नेट 0, एफ नेट 0 बता रहा है, तो ये रेस्ट में ही है, इसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर मुझे किसी ने बोला ही नहीं कि ये रेस्ट पे था, तो मैं कैसे मान सकता हूं रेस्ट में था? मुझे तो सिर्फ ये कह रहा है कि एफ नेट 0 है, मतलब एफ नेट 0, मेरी कार चल रही है, अभी भी इस पे फोर्स 0 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एफ नेट 0 हो सकता है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे चल रहा है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, अभी इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी, अब इसकी वेलोसिटी कुछ भी होगी, तो ये रुकेगा थोड़ी ना ये ऑब्जेक्ट। हाँ, इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर मैं इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पर कुछ भी ना करूं, नेट फोर्स 0, ठीक है नेट फोर्स 0, मेरा ऑब्जेक्ट आराम से चल रहा था, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हुई ना सर, 0 कैसे हुई? वेलोसिटी 0 हुई ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, मैंने नेट फोर्स नहीं लगाया, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन लेस सरफेस से चलता रहेगा। आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। हाँ, लेकिन अगर मुझे बोल दे ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट पे है, अब मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, अब वेलोसिटी 0 है। तो अगर आपका नेट फोर्स 0 हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, बिल्कुल ठीक बात है, एक्सेलरेशन 0 होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। अच्छा, अब एक बात और बता देता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब यहां पे मैं इसको इस साइड वाले को रफ करता हूं, नेट फोर्स से जो बात आपको समझाना चाह रहा था वो समझ गए होगे आप। एक है हमारे पास सिस्टम, और सिस्टम के अंदर है 3 मास, सिस्टम में 3 मास है, ध्यान से समझना इस बात को। ये है मेरा सिस्टम, और सिस्टम में 3 मास हैं, ये हमारा सिस्टम है, और इसमें कितने मास हैं? 3। मान लो इस वाले मास का एक्सेलरेशन है a1, इस वाले मास का एक्सेलरेशन है a2, और इस वाले मास का एक्सेलरेशन है a3, ठीक है। तीनों मासेस का अपना अपना एक्सेलरेशन है, इसका a1 वेक्टर, इसका a2 वेक्टर और इसका a3 वेक्टर, तीनों मास का अपना अपना एक्सेलरेशन है। क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा? बिल्कुल ठीक होगा सर। अगर इस पे एफ नेट 0 है तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम में होता है। अगर एफ नेट 0 आपने कर दिया तो एफ इक्वल्स टू एम में, अगर
ए है, F 0 हो गया तो A 0 होना ही पड़ेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं। लेकिन क्या A1 A2 A3 का 0 होना जरूरी है? नहीं है सर, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मान लो ये 5 होता, दो ही एक्सलेशन काम कर रहे हो, तो एक +5 एक -5, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो A नेट 0 आ गया कि नहीं आ गया? एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आया कि नहीं आया? ये आपका पूरा सिस्टम है, इसमें 3 ऑब्जेक्ट रखे हैं, इनका सेंटर ऑफ मास, उसका एक्सलेशन 0, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है सर, एक्सलेशन 0 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि A1 वेक्टर 0 हो, ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। A2 वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। A3 वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। समझ गए आप? ऐसे ही वेलोसिटी के साथ है। अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो इनके अंदर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0, आपको ये बोल दिया जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि V1 वेक्टर की वैल्यू 0 हो, ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकती है। V2 वेक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकती है। V3 वेक्टर, Vn वेक्टर की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकती है। कैसे सर? इनको जोड़ेंगे तभी तो आएगा। अरे यार, इनके अपोजिट, मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरा इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लोगे ना, 5 - 5 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 आ गई। पर इनकी V1 और V2 एक सिस्टम में रखे पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0 हो, का एक्सलेशन 0 हो, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। हाँ, एफ नेट अगर 0 होगा तो एक्सलेशन ऑफ सिस्टम 0 होगा, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। पूरा सिस्टम, 3 ऑब्जेक्ट हैं, 4 हैं, 10 है, 50 है, बहुत लंबा खिंच गया है यार, समझ आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फॉर्मूला तो आपको पता चल गए, पर कंक्लूजन क्या है? जो अभी तक हमने इतना सब किया, उसका कंक्लूजन तो पता होना चाहिए ना कि क्यों किया था, उसका कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि सर आपने बोला कि एफ नेट अगर 0 है, इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि A1 वेक्टर 0 है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। A2 वेक्टर 0 है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। AN वेक्टर 0 है, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। पहली चीज़, आपका अगर नेट फोर्स 0 हो ना, ठीक है, एक्सलेशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ मास का, पूरे सिस्टम का, पर सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है ना, उनका एक्सलेशन जरूरी नहीं है 0 हो, उनका हो सकता है। फिर उसके बाद जो एफ नेट इक्वल्स टू 0 है, ये जो मैंने कहा था, इसका पहला मतलब तो ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा मतलब इसका ये होता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल क्लियर बात है वो कैसी है? कांस्टेंट है। बिल्कुल क्लियर बात है वो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि V1 और V2 भी कांस्टेंट हो, वो अलग अलग हो सकती हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है V1 वेक्टर या फिर V2 वेक्टर, ठीक है, या फिर ये सारे के सारे कांस्टेंट हो, ये नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट भी हो सकती हैं, ये नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट भी हो सकती है। ये बात तो बिल्कुल क्या है? ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये चीज़ है वो हो सकती है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकते हैं। V1 और V2 दोनों कांस्टेंट हो, Vn कांस्टेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको बोला जाए ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, आपको बोला जाए ऑब्जेक्ट कैसा था? इनिशियली एट रेस्ट, आपको बोलता है कि ऑब्जेक्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था सर, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। तो फाइनली भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, फाइनली भी आपका अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, अगर आपका एफ नेट 0 है तो ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स ही नहीं लगाया, तो फाइनली ऑब्जेक्ट 0 ही होगा, मतलब उसका वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है सर, उस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है, उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, तो फिर आप नहीं कह सकते
एफ नेट भले ही जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है पर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ये बात मैंने आपको समझाई। अच्छा, इसी के अंदर अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था और आपका अगर एफ नेट भी जीरो है तो ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ और कह सकते हो सर आप, क्या, कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी पोजीशन ऑफ चेंज इन सेंटर ऑफ मास, यानी ये जो है ना डी आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास, ये भी आपका जीरो होगा, ये भी आपका जीरो होगा। डी आर सेंटर ऑफ मास ये जीरो होगा। ये बात आपको समझ में आई? मतलब आपका सेंटर ऑफ मास कहीं गया ही नहीं। अगर आपकी वेलोसिटी भी जीरो थी, आपका एफ नेट भी जीरो था, तो आपका सेंटर ऑफ मास कहीं गया ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल ट्रू है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था और आपका एफ नेट जीरो था, तब ये बातें दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बाद में अगर बीच में आपने फोर्स लगाया तो गड़बड़ किया आपने, समझ गए? तो कोई अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आ रहा है तो वो पूरे सिस्टम की बात हो रही है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, पर उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनका एक्सेलरेशन जीरो हो बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाहर से ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ मास, बाहर से ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि F1 F2 अंदर जो लग रहे हैं वो सब जीरो हैं ना, लग रहे होंगे फोर्स। क्या बड़ी बात है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस पूरे सिस्टम में उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये पूरे ऑल ओवर कांस्टेंट है, ठीक है। बाहर से आपको आप देख रहे हो पूरा सिस्टम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे। एक कमरा है उसमें 4-5 गाड़ियां घूम रही हैं इधर उधर, पर वो सारे एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल कर दे रही हैं। एक की वेलोसिटी नेगेटिव है, दूसरे की पॉजिटिव, फिर एक की नेगेटिव, दूसरे की पॉजिटिव। हाँ, वो सारा बाहर से रूम पे देखने को लगता है रूम कहीं नहीं जा रहा, पर रूम में 4-5 गाड़ियां हैं वो जा रही होंगी इधर से इधर, इधर से, पर हद है उनकी रूम के अंदर, बाहर नहीं जा रही। स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंक्लूजन था। अब इस कंसेप्ट पे देखो, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार्ड? ये कार्ड है, ये गाड़ी है। व्हेन द बॉय विल मूव टू अनदर कॉर्नर, ये लड़का इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाता है। इफ द कार्ड इज इनिशियली एट रेस्ट, क्या क्वेश्चन में कह रहा है आपसे? ये है आपकी कार्ड और ये मान लो कि जो सरफेस है वो कैसी है? फ्रिक्शनलेस। ये जो सरफेस है ना वो कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, जिसपे गाड़ी चल रही है। ये है आपकी कार्ट, ये गाड़ी है, और ये लड़का है वो आगे की तरफ जाता है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाता है, और ये कहता है कि कार्ट है वो इनिशियली रेस्ट पे थी। इसका मतलब, और इस पे कह देता है कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स है वो जीरो है। क्या कह देता है? नेट फोर्स जीरो है। और नेट फोर्स जीरो होने का एक ही मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है। ये कैसे सर? ये तो, अरे रुको, क्या कहा इसने? इफ द कार्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, कार्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, समझ पा रहे हो? इसने ये कहा कि कार्ट रेस्ट पे थी और नेट फोर्स जीरो था, तो कार्ट चली ही नहीं, तो भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ पा रहे हो? जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाती है तो इस बात का एक ही मतलब होता है, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। डी आर वेक्टर यानी पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। थोड़ी देर पहले बताया था। अब वो सारी चीज़ें जो बताई थी मैं उनका यूज़ कर रहा हूँ, जो सारी चीज़ें आपको बताई गई थी अब उनका यूज़ कर रहे हैं हम धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, ये होता है m1 और r1 प्लस m2 और r2 अपॉन, ठीक है, दो ही चीज़ें हैं, कार्ट है और एक मैन है, और दूसरा हो गया m1 प्लस m2। लेकिन पोजीशन में चेंजमेंट कितना आया, इसको आप कैसे लिखते हैं? इसको अगर आपको लिखना होता है तो आप लिखते हैं डी आर वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू m1 और dr1 प्लस m2 और dr2। अब ये मत कहना सर अब ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले बता चुका हूँ ना इस बारे में। अच्छा, अभी यहाँ से जो चेंजमेंट आया, अच्छा इसके अपोन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, अगर आपको दिख रहा है तो m1 प्लस m2। यहाँ तक तो आई होप आपको दिख ही रहा होगा, है ना, शायद। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो यहाँ बस m1 और m2 उठा के नीचे ही लिखा है और कुछ नहीं किया। इसको r1 को क्या लिख दिया, dr1, यानी चेंज इन r1, चेंज इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट, यानी जो ये पहला मास है, ये कार्ट आपका मान लेते हैं दूसरा मास है m2, और ये जो आदमी है ना ये आपका पहला मास है m1। अब बातें क्लियर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको बातें। अब देखो ये तो आपका जीरो हो ही चुका है क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन है भाई, अगर एफ नेट जीरो है और पहले से आपका सिस्टम ये पूरा, ये सिस्टम में कौन कौन है, एक तो लड़का और एक कार्ट है, ये गाड़ी है, ये दो ही तो चीज़ें हैं इस सिस्टम में। तो ये आपका हो चुका है जीरो, जिसकी वजह से ये भी जीरो, और इसकी वजह से नहीं, ये इनिशियली रेस्ट था, इसकी वजह से वेलोसिटी भी जीरो, और इसकी वजह से चेंज इन पोजीशन जीरो। तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या चाहेगा, अब ये ध्यान से सुनना, ये लड़का आगे जाएगा, ये लड़का आगे जाएगा, लड़का आगे जाएगा, कार्ट पीछे आएगा, ऐसे कैसे सर, अरे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ था ना, वो यहाँ ही रहेगा, वो यहाँ ही रहना चाहेगा। तो लड़का जब जाएगा तो सेंटर ऑफ मास को भी तो थोड़ा पीछे खिसकना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो पोजीशन थी वहीं पे उसको रहना है। क्योंकि जैसे ये मास यहाँ से उठ के उधर चला जाएगा, मास में चेंजमेंट आया, सिस्टम के मास में थोड़ा बदलाव आएगा, मतलब मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन भाई इधर मास ज़्यादा था, इधर मास अब ज़्यादा हो गया है, तो सेंटर ऑफ मास में भी थोड़ा चेंजमेंट आएगा ना। तो ये गाड़ी को भी थोड़ा खिसकना पड़ेगा इस काम के लिए, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना इधर से जाएगा ये सेंटर ऑफ मास भी एडजस्ट करेगा अपने आप को। ऐसी सिचुएशन में क्या करें सर, अब देखो ये तो जीरो हो ही चुका है, हमें कह रहा है कि भाई आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होगा ही नहीं, कहा नहीं, इनडायरेक्टली कहा है, हमने पता कर लिया अपने आप। तो ये हो गया जीरो, जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, m1 m2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो, तो ये हो गया m1, एक तो हो गया m1 और dr1 वेक्टर प्लस m2 और dr2 वेक्टर और इक्वल्स टू हो गया जीरो। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है, कार्ट का मास हमें दिया ही नहीं है सर, मान लो जो आपकी मर्जी हो, मान लो कार्ट का मास है वो 50 kg है और इस मैन का मास मान लेते हैं 20 kg है, इस मैन का मास 20 kg और कार्ट का मास 50 kg। तो ये लो 50 इंटू दूसरा क्या चाहिए dr1, यानी चेंजमेंट इन फर्स्ट मास कि पोजीशन इन चेंजमेंट इन फर्स्ट मास। तो फर्स्ट मास कितना दूर गया, तो कार्ट की लेंथ चाहिए अपने को, कार की लेंथ चाहिए 5 मीटर मान लो ये जो गाड़ी है वो कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है, तो ये लड़का 5 मीटर चल के इधर इस कॉर्नर पे आया होगा, तो ये लो 5 मीटर प्लस m2 मास कितना है, दूसरा मतलब लड़के का मास, नहीं लड़के का क्या, कार्ट का मास माना था ना अपन ने, अच्छा m2 इसको मान रहे हैं अपन, कार्ट को मान रहे हैं, सही है। तो कार्ट का मास कितना है 50, तो इसका अपन ने 50 क्यों लिख दिया, 20 लड़के का मास है ना ये, तो इसको m1 माना था लड़के का मास और 50 kg। अब ये कितनी मूवमेंट होगी नहीं पता सर, क्या ऐसे लिखोगे, लिख देंगे सर x, और ऐसा लिखते ही गलत हो जाएगा, ऐसा लिखते ही गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत कैसे, सुनो अब बात को ध्यान से, ये ऐसे लिख ही नहीं सकते आप लोग, ऐसे लिख ही नहीं सकते। m1 की वैल्यू ठीक है आपके पास 20 है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, m1 की वैल्यू 20 है ना, लिख दो। ये पोजीशन में चेंजमेंट, अरे ये अगर आगे गया, मेरी नज़रों से देखना अब तुम, ये आदमी आगे गया, कार्ट पीछे आई, आना ही था कार्ट को तो पीछे, सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट जो करना है, सेंटर ऑफ मास के चेंज, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास तो हिला नहीं, तो कार्ट को ही पीछे आना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। आदमी आगे गया, कार्ट पीछे आई, बाहर से कोई देख रहा है, बाहर से कोई विद द रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड, बाहर से कोई देखने लग रहा है, भाई ये आदमी भाग के जा रहा है, ये आदमी भाग के जा रहा है, गाड़ी पीछे आ रही, आदमी भाग के जा रहा, गाड़ी पीछे आ रही, यही तो हो रहा है ना, आदमी भाग के जा रहा, गाड़ी पीछे आ रही। तो क्या बाहर से देखने वाले को दिखेगा कि ये 5 मीटर गया ना, 1-2 मीटर गाड़ी भी तो पीछे आ गई होगी, 1-2 मीटर गाड़ी भी तो पीछे आ गई होगी। तो बाहर से अपने को दिख रहा है भाई गाड़ी की लेंथ 5 मीटर है, तो 5 मीटर आदमी गया है, सही बात है, लेकिन बाहर से देखने वाले को क्या लग रहा है, ये 5 मीटर गया, गाड़ी 1 मीटर पीछे आ गई, उसको तो लगेगा 4 मीटर ही गया है, ये तो 4 मीटर ही खिसका, 1 मीटर गाड़ी भी तो वापस पीछे आ गई ना, समझ पा रहे हो इस बात को। तो बाहर से देखने वाले को ये लग रहा है। तो मान लो अगर x मीटर गाड़ी पीछे आई, तो ये कितना गया, ये जो टोटल गया उसमें से x को माइनस कर दो,
उतना ही तो गया होगा भाई, जितना गया उसमें से गाड़ी जितनी आई उसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा कितना मीटर गया, 5 मीटर, 5 माइनस एक्स, ये लिखना है। अब सही आएगा आंसर। प्लस m2, दूसरा मास, गाड़ी का मास 50, और गाड़ी कितनी पीछे गई, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो ये गाड़ी पीछे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव मानना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया माइनस एक्स और इक्वल्स टू 0। अब तो खेल खत्म है बस, अब तो कुछ नहीं है बस। मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20 × 5 तो 100, फिर ये हो जाएगा -20x, फिर ये हो जाएगा -50x और इक्वल्स टू 0। आपको x निकालना है तो 50 और 20 कितना हो गया, 70, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 100 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 100 डिवाइडेड बाय और ये अपोन में 70 आ जाएगा, 70, 100 डिवाइडेड बाय 70, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा उतना ही मीटर चलना पड़ेगा, उतना ही मीटर जाना पड़ेगा बोट को पीछे की तरफ। समझ पाए आप, इतने मीटर बोट आएगी। बस यहाँ ध्यान रखने वाली 2 बातें थी, क्वेश्चन बड़ा आसान है ये, ध्यान रखने वाली 2 बातें। लैंग्वेज को पढ़ लो, बोल रहा है इनिशियली रेस्ट, ठीक है सर, नेट फोर्स 0, ठीक है सर मान लिया, एक्सलेशन 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती थी अगर इनिशियली रेस्ट पे नहीं बोलता, जो अभी समझाया थोड़ी देर पहले बातें, और ये 0 हो ही गया है। हाँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाया हमने, लेकिन ये तो 0 हो ही गया था, तो ये फॉर्मूला इधर इस तरह से आ गया हमारे पास। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जब डायरेक्शन भी आप साथ ले लेते हो ना, तब आप क्या करते हो कि ऑब्जेक्ट उधर गया, फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है तो गाड़ी अपने आप पीछे खिसक जाएगी, फ्रिक्शन होता तो अलग बात हो जाती, फिर तो सिस्टम अलग हो जाता, फिर देखते कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ऑब्जेक्ट खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना, ये सब देखना पड़ता है फिर तो। पर वो ऐसा है ही नहीं, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ऐसा ऑब्जेक्ट गया, लड़का आगे भाग के गया, बोट थोड़ी पीछे आ गई, हमें तो पता है लड़का 5 मीटर भाग के गया, पर जो बाहर खड़ा है उसको तो बाहर से यही दिख रहा है कि भाई लड़का 5 मीटर गया, हमें नहीं पता गाड़ी पीछे आ गई, तो उसको 4 मीटर ही दिख रहा है बाहर से। मान लो 1 मीटर गाड़ी पीछे आई, x मान लिया उसको, तो 5 माइनस एक्स, इतना ही तो गया लड़का, माइनस एक्स, ये x की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो m2 और ये बोट कितना गई वो है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, दिस इज आंसर। स्क्रीनशॉट लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, व्हेन 2 मासेज आर अट्रैक्टिंग टू इच अदर, 2 मास हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मान लिया m1 और ये दूसरा मास है m2, ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मास एक इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला मास इधर अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों अट्रैक्ट करने लग रहे हैं एक दूसरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों मास एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर कहता है टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से कर रहे हैं, एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो यहाँ से अगर इस मास की वेलोसिटी है वो आपको मान दे दी जाए v, और इधर वाला जो मास है इसकी वेलोसिटी अगर आपको दे दी जाए 2v, ठीक है। और आपसे कहता हो कि सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, जो सिस्टम है ना वो रेस्ट पे था, जो सिस्टम है वो कैसा था, इनिशियली एट रेस्ट, और आपसे बोला गया कि एफ नेट है वो क्या है, 0 है। ये बात कहते ही आप एक चीज़ समझ जाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो बोला जा रहा है उसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि 0 है। भाई यहाँ पे जो मास m1 है ये मास m2 है, वेलोसिटी इधर इसकी v है, इसकी वेलोसिटी 2v है। मैंने कहा था कि वेलोसिटी 0 हो सकती है पूरे सिस्टम की, अंदर वाले वेलोसिटी v1 और v2 v3 vn 0 हो ही ज़रूरी नहीं है। ये तो पूरा सिस्टम है ना, इसमें किसी की वेलोसिटी 5, चलो इसकी वेलोसिटी तुम 5 मान लो ना, इसकी वेलोसिटी मान लो तुम 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी तुम मान लो, इसकी भी वेलोसिटी अब 5 ही माननी पड़ेगी क्योंकि इस बात को अगर हमें ठीक प्रूव करना है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, चलो इसको 2 मान लो, 2 मीटर पर सेकेंड, ये लो। और आपको बोलता है कि सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, होगा हमें क्या पता, ठीक है। ये जो वैल्यूज ली हैं ठीक है कि गलत है, अभी सामने आ जाएगा जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है, एफ नेट 0 है, तो एफ नेट 0 है और सिस्टम अगर रेस्ट पे था तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी ही। इस बात में तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। आपको दो चीज़ें निकालनी है, एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड m2। तो इसका मतलब m1 की वैल्यू दी हुई होगी आपको क्वेश्चन में। m1 की वैल्यू मान लो 10 kg है, मास आपको 10 kg, अब दूसरा मास भी आपको निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमने देखते ही क्या किया, फटाफट 0। भाई आपको बोला है ना, सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था और एफ नेट भी 0, तो वेलोसिटी देगा कौन? अरे मेरी बात तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? देखो आगे, बहुत रील चल रही है आजकल, है ना। देखिए अब इसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो 0 है, ये तो 0 हो चुका है ना, तो 0 है, तो ये हो गया आपका 0, और ये m1 m2 इससे मल्टीप्लाई होके 0। तो इसका मतलब अपन इसको कैसे लिखें, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल लोगे यार, अब तो क्वेश्चन का खेल खत्म हो चुका है। m1 आपका 10 है, इनटू में वेलोसिटी कितनी है सर, वेलोसिटी v1 वेलोसिटी है 5, v1 की वेलोसिटी है ना 5, प्लस m2 और v2 की वेलोसिटी है 2, m2 इंटू 2 और इक्वल्स टू क्या है 0। लेकिन ये डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, -2। अगर एक डायरेक्शन, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी यार, तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, दूसरी को तो नेगेटिव तुम्हें लेना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल ठीक, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मास निकाल लोगे अब तो बड़ी आराम से निकाल लोगे यार तुम। मास कितना हो जाएगा, देखो 2m2 चाहिए तुम्हें, ये 50 उधर जाएगा माइनस का होके, और ये 2 तो 50 अपॉन में m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m2 इक्वल्स टू आ जाएगा -50 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से ये आ जाएगा 25 kg। अगर ये ऑब्जेक्ट का मास 25 kg होता ना, और ये 10 kg होता, और ये 5 से चलता है 2 से, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता, इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होता, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ये है आपका आंसर, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं, इस पे आपको एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, आपको पुली सिस्टम दे देगा, एक m मास दूसरा m2 मास, आपको कोई बंदर वाले क्वेश्चन दे देगा, एक रस्सी है उसके ऊपर बंदर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो रस्सी वापस कितने इधर ऊपर कुछ लटकाया हुआ है, एक पत्थर बांध के लटकाया हुआ है, वो कितने नीचे आएगा। अगर इस कंसेप्ट पे और आप क्वेश्चंस चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन यहाँ पे हमसे हुए, क्योंकि फिर यार वीडियोस बड़े लेंथी हो जाते हैं, वैसे हमारे वीडियोस पे अभी तो 20-25 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर डेफिनेटली आप कमेंट्स करेंगे इस कंसेप्ट पे हमें और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, तो हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करके लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। हमने समझ लिया कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, और अगर आपका सिस्टम चल पड़े, आपका सिस्टम मोमेंट करने लगे, तब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, और आप चेंजमेंट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। तो ये था आज का वीडियो, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास का ही 4th वीडियो आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट अभी कंप्लीट नहीं आ रहे, तो अभी तो कोलिजन्स वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और हाँ, जितने भी हमारी शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।